अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। हुकूमत ने जब से सेनेट इंतखाबात जल्द करवाने का फैसला किया है उस वक्त से पीडीएम अपनी एहतजाजी तहरीक पर मबनी हिकमत अमली को एक साइड पर रखकर उस मामले को ज्यादा संजीदगी से ले रही है। अलबत्ता शो ऑफ हैंड्स का मामला एक ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इसे जमहूरी अमल की कामयाबी और नाकामी करार दे रहे हैं, जबकि बाजी में आज की अपोजिशन इससे खुद मिसाके जमहूरियत के दस्तावेज पर दस्तखत करके इत्तफाक कर चुकी है। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट तेजी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस के हवाले से, इस केसेस के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमवात की तादाद 71 रही। 40,000 से जायद किए जाने वाले टेस्ट में से 2,454 नए केसेस जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं। वैसा कि क्या करे हुकूमत कि इस मर्ज को बढ़ने से रोका जा सके। और आखिर में आपको बताएंगे PIA को खसारे से निकालने के लिए हुकूमत की नई हिकमत अमली है क्या, और इस हिकमत अमली पर काम करते हुए क्या हुकूमत PIA को खसारे से बचा सकेगी। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट अमजद शेख साहब। जनरल साहब और शुक्र प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी। आज के प्रोग्राम में एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़ीज़ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़ुनैरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन को शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई के लिए रुजू का इंदिया भी दिया है। ताहम अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन खुफिया राय शुमारी की वजह से माजी में न सिर्फ नुकसान उठा चुकी है बल्कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए हमने ये भी देखा कि इंतखाबात पर इत्तफाक भी कर चुकी है। जबकि मिसाक जमहूरियत पर हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दस्तखत भी मौजूद हैं। मरीम साहिबा आज इस सिलसिले में क्या कह चुकी हैं, जरा सुनिए उनकी ज़बानी। आप ये चाहते हैं कि आपके मनपसंद जो तरीका कार है इंतखाब का वो भी आपको अचानक याद आ गया है। बात यह है कि ये पार्लियामेंट का काम है और मैं शो ऑफ हैंड्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, शफाफियत इसके पीछे मंशूर नहीं है, बल्कि ये जो गवर्नमेंट है वो अपने मकासद हासिल करना चाहती है। कुछ इसी तरह के अल्फाज को चुनाव बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। मीडिया टॉक में उन्होंने बताया कि हुकूमत जो है वो घबराहट और बौखलाहट का शिकार है, इसलिए वो शो ऑफ हैंड की बार बार से बातें कर रही हैं। लेकिन क्या वजह है कि अब ये जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं, जबकि माजी में इन्हीं के बड़े, इन्हीं के वालिदैन इसकी तायीद कर चुके हैं। जनरल साहब, आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले बताइएगा आपको खास ऐसी वजह नजर क्या आ रही है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अहम वजह है मुखालफत बराए मुखालफत, वरना तो बात सीधी है कि यही बयानिया एक वक्त जब ये सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो यही मसला था, एतराज़ात हुए और बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए गए, पैसे का भी जिक्र हुआ कि बहुत लगाया गया है और बदमज़गी हुई। नेचुरली आप जब किसी भी इलेक्शन को यूं मशकूक बना दें तो वो बदमज़गी तो होती है। अब यह है कि शो ऑफ हैंड्स में अगर ये कहा जाए कि इनको अचानक याद आ गया तो अचानक, और पहले क्यों नहीं याद आया जब सेनेट के चेयरमैन का था, तो ये तो कोई ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि कोई आर्गूमेंट है, क्योंकि उसी के तजर्बे की बुनियाद पे ही मेरा ख्याल सोचा जा सकता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाया जाए। अब इसमें बैठी है, इनके भी कैंडिडेट्स होंगे। अगर सिर्फ अपोजिशन नहीं करना होता इसमें पार्टिसिपेट तो बिल्कुल फिर सोचा जा सकता था कि शायद इसका अपोजिशन को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें तो खुद हुकूमत के कैंडिडेट्स होंगे और जो लोग कहीं अपने लिए अपनी पार्टी छोड़ के किसी और के लिए वोट करते थे, आज उनके लिए मुश्किल होगा शो ऑफ हैंड्स करके। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला अच्छा है, लेकिन जहां खराबी है वो ये है कि ये हुकूमत अपना ये फैसला हुकूमत खुद नहीं कर सकती। इसमें इलेक्शन की डेट हो या शो ऑफ हैंड्स का करना हो, कुछ भी तरीकाकार हो, बिलाखिर ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये चीजें जो है उसमें इसी तरह तनाजात उठेंगे। ये अदालत में गई है, ठीक है, लेकिन अदालत डायरेक्शन दे सकती है, बिलाखिर ये मसला हल होगा जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये तरीकाकार बिल्कुल तरीकाकार इसका जो है वो दुरुस्त रखना चाहिए, वरना तजवीज ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं।
अथर, ऑपोजिशन तो ये भी कह रही है कि हम किसी किस्म की ऑर्डिनेंस को नहीं मानेंगे, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत है जो कि आर्टिकल 189 के तहत अपने इस हक को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है। फिर भी बाहम जाते घूमते फिरते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से मेन जो है वो कोर फैसला आना है। देखें, कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि ये जो सारा अमल है सेनेट के इंतखाबात का, इसको शफाफ बनाया जाए। आपको भी पता है, सब लोगों को पता है कि कितना पैसा चलता है, कैसे वोट खरीदे जाते हैं। तो ये बड़ी मेरे लिए हैरानगी की बात है कि ये जमातें जो माजी में, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वो खुद कहते रहे कि शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, लेकिन अब मुखालफत बराए मुखालफत भी है। और दूसरा, इनको ये भी पता है कि इनके अब वहाँ पर वोट कम होंगे तो इनके लिए वोट नहीं ये खरीद सकेंगे। आपको पता है कि माजी में ये लोग खुद भी वोट खरीदते रहे, जिसकी वजह से खान साहब ने 20 MPA अपने निकाले खैबर पख्तूनख्वा से। तो इनकी ये ख्वाहिश है। लेकिन वो लोग जो हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं, हमेशा शफाफियत की बात करते हैं, अब वो आपके सामने ऐसी ऐसी आइन की शिक रखेंगे, ऐसी ऐसी कानून की शिक रखेंगे, नॉर्वे से लेके वो वापस जाएंगे यूनान तक, कहेंगे कि यूनान में ये तय हो गया था कि सेनेट के इंतखाबात जो 2021 में होंगे, अगर वो शो ऑफ हैंड से हुए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, वो जमहूरियत की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग किस तरह फिर समझते हैं कि अवाम इनकी बात मानेंगे या अवाम इनके पीछे चलेंगे। और इन सारी बातों का ही नतीजा वो निकलता है जो लाहौर में हमने देखा कि लाहौर के अंदर जो इनका गढ़ था वहां पे ये इररेलेवेंट हो गए। तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इररेलेवेंट हुई, तो मुस्लिम लीग नून भी आने वाले दिनों में इसी तरह इररेलेवेंट हो जाएगी, अगर ये इसी तरह कलाबाजियां खाते रहे, इसी तरह अपने बयानिए को चेंज करते रहे। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में हर वो शख्स जो चाहता है कि इस मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो, उसकी ख्वाहिश होगी कि ये सारा अमल जो है उसको शफाफ बनाया जाए। ज़ुनैरा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी मरियम साहिबा, उन दोनों के दस्तखत हैं मिसाक जमहूरियत के दस्तावेज़ पर। तो फिर आज मुखालिफत कैसी और वजह क्या है? ये तो ज़रियाब हमें मिलके इनसे पूछना चाहिए। मेरे ख्याल है ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसमें इनकी जर्नलिस्टिक स्क्रूटनी भी होनी चाहिए कि या तो कोई वैलिड रीज़न है तो हमें वो बताएं और माने कि आपके पेरेंट्स गलत थे, मियाँ नवाज शरीफ गलत थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद गलत थी, या उनकी पॉलिटिकल जजमेंट और कॉलिंग गलत थी और आप समझते हैं कि सही तरीका ये है कि शो ऑफ हैंड ना हो। क्योंकि अभी भी जो आपने सॉर्ट चलाया है मरियम साहिबा का, उसमें उनके पास कोई क्लियर आर्ग्यूमेंट नहीं था। वो बस ये कह रही थी कि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो क्योंकि इस गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं। अब मेरे पास या किसी के पास भी ऐसा कोई मेजरिंग गेज नहीं है जिससे हम ये मेजर कर सकें कि हुकूमत की नीयत कहाँ ठीक है कहाँ ख़राब है। बहुत अच्छा फैसला है, मैं समझती हूँ। सीक्वेंस में और इसके तरीक़ेकार पे इख्तलाफ हो सकता है, बट इन स्पिरिट इट्स अ गुड डिसीजन। डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में जो भी स्ट्रॉन्ग देखना चाहता है वो ये जानता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली वैल्यूज़ के साथ और नॉर्म्स के साथ इवॉल्व होके मजबूत होगी। कोई आज या कल किसी ऑर्डिनेंस किसी लॉ से तो नहीं होगी। तो इट वुड बी अ स्टेप टूवर्ड्स दैट डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो हम पाकिस्तान में चाहते हैं। अब ये लोग अगर उसकी मुखालफत कर रहे हैं तो दे बेटर कम अप विद अ बेटर आर्ग्यूमेंट कि ये वजह है जिसकी वजह से हम समझते हैं। लेकिन अगर मकसद सिर्फ गवर्नमेंट को हर बात पे तनकीद का निशाना बनाना है तो ये नहीं चलेगा, ये हो जाएगा। और मेरे ख्याल है इट विल बी अ फेदर इन द कैप ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट। और ये लोग ट्रेडिशनल जो लोग आदी हैं चीज़ों के लेन देन की, सीटों के बिकने की, और जिस तरीके से पॉलिटिक्स के ये लोग आदी हैं, वो इन ट्रेडिशनल पार्टीज़ को वो सूट नहीं करता। ये इस्टेब्लिश हो रहा है इससे। तो मुज़म्मिल साहब, जिनके अपने वालिदैन माजी में शो ऑफ हैंड की तायद कर चुके हैं, आज उन्हीं के बच्चे जब आज लीडरशिप का मुजाहरा कर रहे हैं, क़यादत के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, फिर मुखालिफ क्यों हैं? वजह क्या है? इसलिए कि जब उनके वालिदैन ने इस पर दस्तखत किए थे तब किसी को पता था कि इस मुल्क में अक़लियती और जो है वो अक्सरियत में सेनेट में कैसे बदल दी जाएगी। तब किसी को पता था कि जिनके वोट ज़्यादा होंगे वो सेनेट में कम वोट उनके निकल आएंगे। तब उनके वालिदैन को इल्म गैब हासिल था कि सादिक संजरानी अक़लियत के बावजूद चेयरमैन सेनेट के बन भी जाएंगे और कायम भी रहेंगे और टेन्योर भी पूरा करेंगे। इल्म गैब तो नहीं था उनके पास। जो आज के हालात हैं मारूजी, उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। सियासत दिन ब दिन बदलती है। आज जो सियासत है और आज जो सियासत हो रही है उस पर बात की जाएगी कि पीछे जो हो गया उनके पास इल्म गैब था कि आगे जो दौर आएगा उसमें ऐसा किया जाएगा
और उसमें जो अंपायर है वो किस तरफ होगा और वो कैसे अक़लियत को अक्सरियत में बदला जाएगा और सेनेट में क्या खेल खेला जाएगा। दोस्त ने कहा उन्होंने 20 MPA निकाल दिए KP से जिन्होंने उनसे बगावत की। पंजाब में उन्हीं चौधरी सरवर ने जब वोट कम वोटों के साथ ज़्यादा वोट हासिल कर लिए थे तो उन्होंने चौधरी सरवर को तो नहीं निकाला था, क्योंकि मीठा मीठा हप हप और कौड़ा कौड़ा तू थू, ऐसे तो नहीं होगा। सबको पता है कि इस वक्त किस तरफ गेम जा रही है, किन्होंने डंडे से शो ऑफ हैंड कराना है और किसके पास ताकत है, तो इसलिए वो जबरदस्ती शो ऑफ हैंड करा लेंगे, जैसे सादिक संजरानी पे करा लिया था। तो इसलिए बड़ा सूट कर रहा है इस वक्त। और आज शो ऑफ हैंड, मैं जब वोट डालूं तो सीक्रेट डालूं। MPs जो हैं जो उनको आप बिल्कुल डंडे से शो ऑफ हैंड से अपनी मर्जी के लोग मुंतखब करा लें, जैसे आपने संजरानी साहब का स्याह बाप इस पाकिस्तान की सेनेट में लिखा ही है ना, वो कोई सुनहरी बाप तो नहीं है। सही, मतलब मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि आज के दौर के मुताबिक फैसला किया जाएगा ना। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब 2000 में दस्तखत हुआ तब किसी को पता था कि आज ये दौर आ जाएगा पाकिस्तान में। चलें, 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया मुजम्मिल साहब, बहुत कुछ बदल गया। वो पार्टी है जिन्होंने 2-2 मरतबा इख्तियार की कुर्सी के मजे लिए। और जिस मिसाल की जमहूरियत का आप जिक्र कर रहे हैं, आप 2000 बात कर रहे हैं, 2006 में दस्तखत किए गए थे। बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। सादिक संजरानी साहब का इन्होंने जिक्र किया, वो तो मोर रीजन है, वो तो ज्यादा वजह है कि शो ऑफ हैंड से हो, ताकि लोगों को पता तो चले कि जिसने वोट बेचा है, ताकि फिर उसको अवाम का सामना भी करना पड़े। ये तो ज्यादा रीजन बनता है कि इस सारे अमल को शफाफ बनाने के लिए शो ऑफ हैंड। चलिए, यही वो पॉइंट है जिसको लेकर मैं अमीर के पास आना चाह रही थी। अमीर, बेहतर नहीं है कि ऐसा हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ सामने? बिल्कुल ठीक है जो अतर काज़मी साहब ने फरमाया, ये तो सबसे बड़ी, देखे ना, इनको तो खुद कहना चाहिए था, क्योंकि ये खुद डसे हुए हैं। अभी इनकी अपनी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई। वो क्यों नाकाम हुई? क्योंकि शो ऑफ हैंड नहीं हो रहा था, सीक्रेट बैलेटिंग थी। ये तो खुद विक्टिम है। इनको तो इमरान खान से भी 4 कदम, 2 कदम भी नहीं, 4 कदम आगे जाके कहना चाहिए था कि भाई शो ऑफ हैंड आप चेयरमैन सेनेट का इंतखाब तो नहीं वैसे कराना चाह रहे ना, आप चेयरमैन सेनेट का इंतखाब तो वैसे नहीं कराना चाह रहे। अच्छा, आप तो सेनेटर नीचे से खरीद के लाना चाह रहे हैं। इंतखाब पे आ जाए। आपके मुल्क में हर 3 साल के बाद जब सेनेट का इलेक्शन होता है, आप जो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बना रहे हैं इस वक्त बैठकर, वो केस, वो शो ऑफ हैंड के लिए तो बनाए जा रहे हैं, वो सारे सिस्टम को आलूदा करने के लिए तो बनाए जा रहे हैं। अभी आप सेनेट पे कराना मुजम्मिल साहब, अब कितना बदल ना लेना, चूंकि वो सेनेट के लिए ही हो रहा है। और वो किस लिए हो रहा है? और उनसे तो बारात तो नहीं लेनी, उनसे सेनेट का वोट ही तो लेना है। मुल्क में बारात तो नहीं लेनी, सेनेट का वोट। आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपका पूरा तबसरा सुना। जरा अमीर को भी अपनी बात कहने का मुकम्मल मौका मिलना चाहिए। अमीर प्लीज। हर 3 साल के बाद ज़रियाब आपके मुल्क में सेनेट के इलेक्शन में आपकी सेनेट जो कि ऐवान बाला है, अपर हाउस है, उसके मुंह पर कालक मरी जाती है, उसके मुंह पर लानत थोपी जाती है कि यहाँ पे मंडियां लगती हैं, यहाँ पे लोग पैसे देकर टिकटें खरीदते हैं, यहाँ लोग पैसे देकर सेनेट के अंदर और असेंबली में से वोट खरीदते हैं। कैसे JUIF में लोग मुंतखब होकर आते रहे काफी ज्यादा, कैसे मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग मुंतखब होकर आते रहे, कैसे वो लोग जिनका नामो निशान नहीं है कहीं किसी भी जगह पर, वो लोग आपके मुल्क के अपर हाउस में पहुंचते रहे। हमने सेनेट कहां से बनाई थी? हमने सेनेट बनाई थी, अमेरिकी सेनेट से कॉपी किया था। आप अमेरिका की सेनेट में देखिए कि किस किस तरह के सेनेटर्स बैठे होते हैं और उन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी अमेरिकी सेनेट के अंदर। अतर काज़मी बरतानिया में बैठे हैं, जो इनका अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड। आप देखिए उसमें कैसे कैसे जयद लॉर्ड्स बैठे हुए, जिन्होंने बरतानिया को दुनिया की सुपर पावर बनाया और अमेरिका की सेनेट ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। आपके सेनेट में क्या होता था? मंडियां लगती थी। अगर वो मंडियां आज बंद हो रही हैं, मुझे तो समझ इतनी मत मारी गई है इस मुल्क के अंदर। अगर यानी एक ऐसा काम है कि जिसमें कोई तनाज़ा मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है इमरान खान का शायद इन 2.5 सालों में सबसे अच्छा काम ही है कि वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमेशा के लिए ये जो धांधली का इल्जाम है कि जो सीक्रेट बैलेटिंग से जो वोट बदल दिए जाते हैं या धांधली होती है। अच्छा, इनका सारा बयानिया क्या PDM का, ये सिलेक्टर जो है इस मुल्क में वो डंडी मारता है, तो भाई सिलेक्टर ही का तो हाथ मारा जा रहा है। इसका मतलब आपकी नीयत में फतूर है। शो ऑफ हैंड्स के जरिए एक अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसीजर है वो एक तरीके से सामने लाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा हो जाता है तो बेहतर तौर पर पता चल सकेगा कि किस पार्टी की तरफ से किस शख्स को वोट दिया गया है। क्या उसने मुखालिफ पार्टी को तो वोट नहीं दे दिया? जो ये क्वेश्चन एक मार्क लगा दिया जाता है, वो खुद पार्टी क़यादत जो है वो अपने सेनेटर से बात करने के हवाले से, इस क्वेश्चन के हवाले से मजाज होगी कि वो करके क्या आया है। जुनैरा, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रही? क्विकली प्लीज, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है।
जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ये बिहेवियर कब तक चलेगा कि सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है तो ठीक है, अगर फ़लाँ जज का फ़लाँ कोर्ट का फ़ैसला आपके हक़ में है तो वो कोर्ट बहुत अच्छी है, और अगर फ़लाँ कोर्ट ने आपके ख़िलाफ़ कुछ कह दिया है तो उसका वो फ़ैसला गलत है और आप उसके लिए बाहर निकल पड़े। अब मिसाक़े जमहूरियत का ये लोग इतना राग अलापते हैं, उसको इतना सेक्रेट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा, और आज आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि वो इतने साल पहले हुआ था, अब उसकी क्या वैल्यू है। दिस इज़ हिपोक्रेसी, और इसको देखना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए, लोगों को बताएं कि देखें ये लोग हैं, अपनी मर्जी के लिए एक डॉक्यूमेंट निकाल के ले आते हैं, जो वो सूट नहीं करता तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। चले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के से रजू करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने यहाँ पर जाना है, लेकिन हतमी फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा उसका स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो इस सिलसिले में क्या फैसला करते हैं। लेकिन अगर मामला शो ऑफ हैंड्स की तरफ जाते हैं तो शायद यकीनी तौर पर जमहूरियत के लिए बहुत बेहतर होगा। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 71 अमवात जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। जबकि इसी सिलसिले में अगर हम आपको बताएं तो हमारे ही एक शफीक दोस्त और हम न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी तारिक मलिक साहब अब हम में नहीं रहे। एक अरसे तक वो हम न्यूज़ का साथ अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला थे और आज वो खालिक की हकीकी से जान। सभी मेहमानों से और तमाम व्यूज़ मेकर्स के नाज़रीन से गुजारिश है कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें, उनके अहले खाना को अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखें। लेकिन शायद हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि जब तक हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ ना जाए उस वक्त तक हमें एहसास नहीं होता कि दूसरे किस कर्ब से गुजर रहे हैं। तो खुदारा जो लोग अभी भी कोरोना वायरस को संजीदगी से नहीं देख रहे हैं, अब वो अपनी आंखों को खोल लें, अपने कानों को खोल लें और अपने प्यारों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाएं। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे और आगे चलेंगे। अभी तक हुकूमत की जानिब से बहुत से इक़दाम किए जा चुके हैं, कई SOPs मुतारिफ़ करवाए जा चुके हैं, लेकिन माहिरीन ये बताते हैं कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो ज़्यादा मुहलिक है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। जनरल साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। सबसे पहले ज़रा फरमाइएगा हमारी स्ट्रेटजी क्या हो कि मज़ीद इस वायरस को बढ़ने से रोका जा सके, ताकि ये जो नुकसान हम इन शख्सियात को खोने की सूरत में देख रहे हैं अपने प्यारों की, वो कम से कम हो सके। देखिए, बहुत सारे SOPs वगैरह ले किए गए, बताए गए लोगों को, लेकिन अमल दरामद बड़ा कम होता नजर आ रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे इज्तिमात, जैसे रूस या ये शादी ब्याह, ये फंक्शन वगैरह, ये बहुत सारे कवायद बताए गए, बहुत सारी बताई गई तदाबीर, लेकिन अमल ना होने की वजह से ये चीज फैल रही है। अब इसमें यही है कि जैसे अब सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए, उन्होंने मदरसे भी बंद कर दिए हैं। मेरा ख्याल है हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि जहां जहां कहीं हम बंदिश लगा सकते हैं वो कर ली जाए, और दुकानदार अगर इनके ऊपर मॉनिटरिंग ज्यादा की जाए, जो इन ग्राहकों के ऊपर उनके आते हैं कस्टमर्स आते हैं या खुद वो अगर वहां इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो उनको भी बंद कराया जाए। तो मकसद कहने का ये है कि अल्टीमेटली आपने सख्ती इसी पे करनी है कि जो SOPs हैं उन पे कोई अमल करे। अगर वो अमल नहीं करे लोग तो लाजमी बात है कि हुकूमत के हाथ में और तो कोई चीज नहीं। फिर अगर आप लॉकडाउन करेंगे वो फिर लोग रोते हैं कि जी हमारा माशी कत्ल हो गया। तो इस वजह से जरूरी यही है कि ये सख्ती इस काम पे की जाए कि लोग SOPs के ऊपर अमल करना शुरू करें। सही। अभी जनरल साहब ने फरमाया कि लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो कहा जाएगा कि मौशी कत्ल किया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक रिसर्च रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया सर्वे में कि 56% पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। ये कोरोना के मामले पर जो हिकमत अमली बनाएगी, और 56% पाकिस्तानी ही ऐसे हैं जो कि अपोजिशन को जल्द से मुलतवी करने का मशवरा दे रहे हैं। बताइए फिर गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? अमीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ज़रियाब, देखें, एक तो सबसे पहले ताज़ियत हम फैमिली के साथ 20 साल से ज्यादा फॉरेन ऑफिस को कवर किया, और बहुत ही जबरदस्त इंसान, बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ, और जो सहाफती उसूल हैं, मिसाली उसूल, उन पर काम करने वाला शख्स, बहुत ही खूबसूरत हमारा साथी दोस्त हमसे बिछड़ गया है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम जलसे करेंगे, हम चाहे हुकूमत करे चाहे PDM करे। जहां तक लॉकडाउन की बात है, देखें हम क्यों जिंदगी के जो
जरूरी काम है, हम हर हाल में उनको भी रुकवाना चाहते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते, हमारे जो दानिशवर हैं, हमारे जो सहाफी हैं, हमारे जो भांडी दानिशवरी इस मुल्क में हो रही है, वो ये क्यों नहीं कहते कि जो इस मुल्क में गैर जरूरी गैदरिंग है हम उसको बंद करें। हम गैर जरूरी गैदरिंग को खुलवाने के लिए इस मुल्क का बेपहिया जाम हड़ताल करवाना चाहते हैं, शटर डाउन हड़ताल करवाना चाहते हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं है हमारी? हम क्यों नहीं, हमारी जबानों पर छाले पड़ते हैं जब मुल्तान में जलसा हो रहा होता है, हमारी जुबान पर छाले पड़ते हैं जब लाहौर में जलसा होता है, हमें पेट में क्यों मरोड़ नहीं उठता जब पेशावर के अंदर जलसा होता है और हजारों लोगों को गैर जरूरी तौर पर इकट्ठा किया जाता है। एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि लोग रोज मर रहे हैं, यानी ये कोई जो है वो प्लास्टिक का पुतला तो नहीं था ना तारिक मलिक, उससे पहले अरशद वही चौधरी हमारा साथी साफी मरा, वो कोई गुड़िया तो नहीं थी ना, वो कोई रुई का कोई पुतला तो नहीं था ना, वो इंसान था हमारी तरह का, गोश्त पोस्ट का ना। हमें कितनी लाशें चाहिए ये यकीन करने के लिए कि ये वबा है, ये लोगों को मार रही है, ले रही है जान। हमें कितनी और लाशें चाहिए कि हम ये साबित करें कि इमरान खान नाकाम हो गया है। हम कहते हैं आपके साथ कि वो नाकाम है, खुदा ना लाशें गिरा के तो उसको नाकाम साबित ना करें ना। आपको हुकूमत गिरानी है, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। आप कल आए, डी चौक तक पहुंचे, पार्लियामेंट पर धावा बोलते, जो करना करे बाबा, लेकिन ये काम मत करें जो आप कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। एक ऐसी वबा जो कोई तफरीक नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो गैर जरूरी एक्टिविटी जो इस वक्त सबसे बड़ी एक्टिविटी मुल्क में जारी है उसको रोकना चाहिए। मुजम्मिल साहब, दुरुस्त फरमाया मीर ने कि ऐसी वबा जो तफरीक नहीं कर रही है, कौन अपोजिशन का है कौन हुकूमत का है। मैं सिर्फ इस पर आऊंगी, आप हमेशा से हुकूमत की कोरोना स्ट्रेटेजी को सराहते आए हैं, लेकिन अभी भी आप क्या समझते हैं कि कुछ नया होना चाहिए, कोई नई हिकमत अमली होनी चाहिए? गवर्नमेंट को अपनी रेट को एस्टैब्लिश करना चाहिए, अपनी वीकनेस को नहीं दिखाना चाहिए, लोगों की जानों से कि का तहफ़्फ़ुज़। पहले एक वेव में हुकूमत ने अपनी रेट इस्टेब्लिश की, चीज़ों को जिस तरह भी इस्टेब्लिश किया और कौम हुकूमत के साथ थी। आज भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट यकसू हो जाए। अब ये बड़ी अजीब सी बहस है कि गैर ज़रूरी इज्तिमात में कोरोना फैलता है या ज़रूरी इज्तिमात में फैलता है। भाई इज्तिमात में फैलता है, चाहे ज़रूरी हो चाहे गैर ज़रूरी हो। अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि PDM के जलसों में बैठता है फैलता है या वज़ीर आज़म की तकरीबात से फैलता है। भाई दोनों जगह से फैलता है, बराबर फैलता है। भाई ये कैसे हम तय कर लें कि जो कोरोना है वो सिर्फ PDM में फैल रहा है और हुकूमत की तकरीबात में जो है वो कोरोना प्रूफ है। अगर वज़ीर आज़म मास्क नहीं पहनते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अपोजिशन के रहनुमा मास्क नहीं पहनते तो वो बहुत गलत है। मैं समझता हूँ रेट ऑफ द गवर्नमेंट को अपनी, मतलब ये कोई अजीब, मैंने पहली गवर्नमेंट का नैरेटिव सुना, उन्होंने कहा जलसे की इजाज़त नहीं है लेकिन रुकावट भी नहीं है। ये कैसी हुकूमत है? मतलब मैं सबसे बड़ा मैं समझता हूँ अगर इमरान खान का कोई क्रेडिट और कोई उनकी बेहतरीन कारकर्दगी रही वो तो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना में उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को बचाया, जानों को बचाया, यहाँ डेथ रेट कम रहा, यहाँ हमारे यहाँ वो फैल नहीं सका। हमने अपने इर्द गिर्द के ममालिक में जो तबाही देखी है, हमारी अकल दंग रह जाती थी कि हम बच गए हैं, मौजा हो गया हमारे साथ। ये मौजा इस हुकूमत ने किया था, ये जाने इस हुकूमत ने बचाई थी, लेकिन सेकंड वेव में आके हुकूमत के पांव क्यों फिसल रहे हैं? मेरा ख्याल है साबित कदम होने की जरूरत है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट बनाने की जरूरत है। ये बयानिया नहीं चलेगा, इजाजत नहीं है, रुकावट भी नहीं है। रुकावट क्यों नहीं है? रुकावट भी है और इजाजत भी नहीं है। एक कमेंट अगर मुख्तसर सा कमेंट रखेगा अमीर मेरे पास पहले वक्त मुख्तसर सेगमेंट के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी है, लेकिन कौन है जो हुकूमत को रेट कायम नहीं करने दे रहा? जब हुकूमत रेट कायम करने की कोशिश करती है, जब हुकूमत ने जलसे रुकवाने की कोशिश की अपनी रियासती ताकत के जरिए से, किसने मुखालफत की? किसने कहा कि हुकूमत जमहूरियत का हक सलब कर रही है? ठीक है अमीर, पॉइंट आपका आ गया। मैं से कहूंगी कि इसी पर रोशनी डाल के जरा आगे भी बढ़े। फर्स्ट वेव में गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जो सेकंड वेव में गवर्नमेंट नहीं कर रही और केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? वज़ीर आज़म से गलती हुई है, उन्हें वो नहीं गलती पॉइंट आपका आ गया, मुझे पॉइंट आपका आ गया। मेरे पास वक्त मुख्तसर प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। जुनैरा। वेल ज़रिया, पहली वेव में ना साइकोलॉजिकली लोग बहुत डरे हुए थे।
एक नई चीज़ थी उनके लिए, वो डरे हुए थे। जो कुछ गवर्नमेंट ने कहा उन्होंने किया, जितनी सख्ती हुई उसको बर्दाश्त किया। उसके बाद वो जो हमारी आदत है सेलिब्रेटिंग टू मच बिफोर टाइम, कि बस हमने तो प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, WHO हमें फॉलो कर रहा है एंड दिस एंड दैट। उसके साथ अगर हम अवेयरनेस दे देते ना कि अभी इसकी सेकेंड वेव भी एक्सपेक्टेड है, तो ठीक है, यू हैव डन वेल, लेकिन आगे भी आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। वो जो एक पीरियड में हमने अवेयरनेस और एजुकेशन का स्टिमुलस मिसिंग रखा है ना, उसकी वजह से ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो हमें नज़र आ रहा है और इतने लोग अपनी जानें खो रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें, ये वाहिद मामला है जिस पे एट टाइम्स मुझे इमरान खान पे तरस आता है। उसकी वजह ये है कि वो शख्स अगर सख्ती करता है तो ये कहते हैं लोगों को मार दिया, अगर वो नरमी करता है तो वो कहते हैं ये कैसा आपका बयानिया है कि सख्ती नहीं है, रोक भी नहीं है, टोक भी नहीं है। मुझे बता दें, इन सब से पूछें वो ऐसा क्या करें, क्या वो कोई आबे हयात ले आएँ, क्या करें वो ऐसा कि आप लोग कहेंगे कि हाँ जी उन्होंने कोई काम तो ठीक किया। सो हम लोग डिजर्व नहीं करते कोई भी ऐसा हुक्मरान शायद जो बहुत कंसिडरेट होकर सोच रहा हो कि ना मुझे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना पड़े, लोग खुद एहतियात कर लें, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक सेंस भी कोई चीज होती है। तो कोविड पे लेके जितनी लाशें गिरा के पॉलिटिक्स की जा रही है ना, दिस इज वर्स्ट एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री के पॉलिटिशियंस किस हद तक जा सकते हैं सिर्फ अपना नैरेटिव मनवाने के लिए। अतर जुनैरा ने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। बतौर शहरी हमारे भी कुछ हुकूक और फ़राइज़ दोनों ही साथ साथ हैं। अभी रिसेंटली आप यूके से वापस आए, बताइएगा वहाँ पर सेकंड वेव को किस तरह से काउंटर किया जा रहा है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली तो बात ये कि मैं तारिक साहब की फ़ैमिली से, सब लोगों से, हम फैमिली से ताज़ियत करूंगा। उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला और हम इकट्ठे ही जाते होते थे फ़ॉरेन ऑफिस और काफ़ी काम इकट्ठे करते थे। इंतहाई शफीक और बहुत ही अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि बाहर की दुनिया में इसको कैसे किया जा रहा है, देखिए बाहर की दुनिया में अगर आप देखें, अगर मैं आपको बरतानिया की मिसाल देता हूँ कि बरतानिया का जो हेल्थ बजट है वो तकरीबन 150 से 200 अरब डॉलर है सालाना। पाकिस्तान के कुल कर्जे जो हैं वो 90 अरब हैं, जिनको हम रोते रहते हैं कि अगर वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। तो वो साल में 150 से 200 अरब सिर्फ 6 करोड़ लोगों पे लगा देते हैं। वहाँ पे 60,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं इस वक्त। पाकिस्तान ने जिस तरह पहली लहर में इसको डील किया, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से डील किया। और यहाँ पे भी कुछ लोग कह रहे थे कि वो तरीका अमल जो यूरोप में किया गया कि एकदम से आप लॉकडाउन कर दें, सब कुछ बंद कर दें। बिलावल साहब ये कह रहे थे, मुराद अली शाह साहब रोते थे, हाथ जोड़ते थे आके कि सब कुछ बंद कर दो। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलनी थी, इसलिए कि यहाँ पे मौशी हालात डिफरेंट हैं। यहाँ पे एक घर में 10-10 बंदे रहते हैं, आबादी करीब रहती है। लोग जो कराची में काम कर रहे हैं, पेशावर में काम कर रहे हैं, अगर वो वापस अपने गाँव में जाएंगे तो कोरोना साथ जाएगा, जिस तरह इंडिया में हुआ हमने देखा। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे अमल हुआ जो यहाँ पे नहीं हो सकता था। हमने अपने हालात के मुताबिक एक स्ट्रेटजी बनाई और वो कामयाब रही। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है कि लोग अब एक तो थोड़ा बहुत तंग भी आ जाते हैं, ह्यूमन नेचर है ये। मैं 5-6 मुल्क फिर के आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी सेकेंड वेव में अब काफ़ी लोग तंग आए हैं। वो तंग आ गए यार कि मजीद लॉकडाउन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो वो भी है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारी जो लीडरशिप है वो कहती है इमरान खान कोविड से ज्यादा खतरनाक है, कोविड-18 को हमने खत्म करना है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक साहब खांसी की दवाई पी रहे हैं जलसे में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खांस रहे हैं, वो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ऐसी सूरत में आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आवाम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करेगी या इस पे अमल करेगी? सही, ख्वाजा साहब का तो हवाला आपने दे दिया, लेकिन मैं जाते जाते बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग कई साथी सहाफ़ियों को खो चुके हैं और उनकी फैमिली इस वजह से कर्ब में मुब्तला है, उसका अंदाज़ा शायद हम नहीं कर सकते। लेकिन खुदा न खास्ता ये वाक़या चूँकि आपके साथ रोनुमा हो, इसलिए बारहा कह रहे हैं कि अगर आप लोग लॉकडाउन की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो SOPs तय कर लिए गए हैं, जो हिकमत अमली गवर्नमेंट की जानिब से बना दी गई, खुदा रहा उस पर अमल कर लें। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत ने गोल्डन हैंडशेक की स्कीम के तहत PIA के तैयारों के जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद को रज़ाकाराना तौर पर एक निस्फ हद तक कम करने का फैसला किया है। और अगर ये तादाद नज़र आपके सामने रखूँ तो वो तादाद कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान के पास PIA के 29 तैयारे हैं और इस वक्त उनमें जो मुलाजमीन की तादाद है वो 14,500
500 है। मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाने इतना मुलाजमीन है जो इस वक्त PIA में भर्ती हुआ है। लेकिन ये जो इस इदारे को खसारे से निकालने की स्ट्रेटजी जिस पर हुकूमत काम करना चाह रही है, अगर इसके तहत वो आगे चलती है तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हुकूमत ऐसा करने में कामयाब हो जाएगी? अगर आपसे आगाज़ करेंगे, बताइएगा अगर गवर्नमेंट ऐसा कर लेती है तो कामयाबी की तरफ जाती दिखाई दे रही है आपको इसमें? कुछ ना कुछ तो हुकूमत को करना पड़ेगा। अलजबरा तो है नहीं है, सीधी सादी चीज़ है कि इदारा नुकसान में है, उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माजी के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे सियासी भर्तियाँ होती रहीं और हर कोई आके इसमें भी वो निकालेगा, नुक्स निकालेगा, ये करेगा वो करेगा जी कि आप लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, ये कौमी इदारा है जी। वो इदारा जिसकी वजह से पूरी कौम मुश्किल में पड़ी हुई है, ऐसे कौमी इदारे को हमने क्या करना है? अगर आप उसको चला नहीं सकते तो बेच दें। आप बाहर की मिसालें ले लें, आप ब्रिटिश एयरवेज को देख लें, उन्होंने 1987 में उसको प्राइवेटाइज कर दिया था। अगर आपसे ये इदारा नहीं चलता जो पूरे मुल्क के ऊपर बोझ बना हुआ है तो आप इसको प्राइवेटाइज कर दें। अगर प्राइवेटाइज नहीं करना शौक है कि आपने रखना है तो फिर कुछ ना कुछ तो इसका हल निकालना पड़ेगा। सही। अमीर, इस तरह से अगर चलती है गवर्नमेंट तो कामयाब हो जाएगी खसारे से निकालने में PIA को? देखिए, हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं बशमूल PIA, उनका मसला ये है कि वहाँ पे सरप्लस स्टाफ है, कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली है, गैर जरूरी भर्तियां हैं, ये दर्जा 4 और दर्जा 5 और नायब कासिद और स्टेनोग्राफर है, नॉनसेंस भर्ती हुई है, जिसकी वजह से आपके सारे इदारे बर्बाद हो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, अगर इनमें से 50% 60% अगर लोग निकाल के और हुकूमत उनको सेफ एग्जिट दे रही है, वंडेबल एग्जिट दे रही है, ऐसे नहीं कि उन लोगों को धुतकारा जा रहा है, उनकी ग्रेजुटी दी जा रही है, उनको प्रोविडेंट फंड है वो दिया जा रहा है, उनको गोल्डन शेक हैंड दिया जा रहा है, उनको मुनासिब पैसे देके एग्जिट किया जा रहा है। और अगर ऐसा करती है हुकूमत तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं। सिर्फ ये नहीं, हर इदारे में ये करने की जरूरत है। अब तो देखे ना, ई-गवर्नेंस पे दुनिया चली गई है, मॉडर्न गवर्नेंस की टेक्निक्स आ चुकी हुई हैं, अब तो पेपरलेस एनवायरनमेंट आ चुका हुआ है। तो आप इस ह्यूमन रिसोर्स को वहां छुपाए जहां इसकी जरूरत है। एक ऐसा इदारा जिसमें 4 लोगों की जरूरत है, आपने 400 लोग भर्ती किए हैं, ये आपको नेकी कर रहे हैं। अगर लोगों को आपने देखिए ना, नौकरियां देने का मतलब हुकूमत का ये नहीं कि वो लोगों को बिठा के और पराठे बना के खिलाए, ये तो हिमाकत होती है। ये कोई आप भलाई नहीं कर रहे, लोगों की भलाई नहीं कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं आप लोगों को भी और मुल्क को भी। लिहाजा बहुत अच्छा काम है अगर ये कर रहे हैं। जुनैरा, माजी की हुकूमतों ने मुलाजमीन भर्ती रखने पर फोकस रखा, तैयारे भर्ती करने पर भी फोकस रख लेते जरा बेहतर होता। यू आर राइट, लेकिन आप ये देखें कि जब इंटेंशन ये हो कि पॉलिटिकली लोगों को अकोमोडेट करना है, अपना वोट बैंक सिक्योर करना है, तो फिर रिफॉर्म्स की तरफ तो कोई भी नहीं जाता। और चाहे स्टील मिल हो, चाहे PIA हो, चाहे हमारे रेलवेज़ हों, इसमें प्रॉब्लम यही है कि यूनियंस की इजारादारी है, वहाँ पे भर्तियाँ करके अपना स्ट्रॉन्ग एक फुट होल्ड बनाया गया है। मैन टू मशीन रेशो देख लें आप, जहाज़ कितने हैं और बंदे कितने हैं। अब वो बंदे वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, कोई उनका परफॉर्मेंस ऑडिट होता है कि नहीं होता, नोबडी नोज़। सो जब भी आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने हैं, कोई ऑपरेशनल लेवल पे बेहतरी करनी है, तो सबसे पहले एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्टाफ तो पहले रखें ना, और बाकियों को आप इज्जत से अच्छे तरीके से फारिग करें। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन इदारों का काम ये नहीं होता कि वो लोगों को रोजगार फराहम करें। जब ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये इदारे जनरेट करते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें मजीद अपॉर्चुनिटीज आती हैं एम्प्लॉयमेंट की। आपका होटल सेक्टर जो है वो इस्टेब्लिश होगा, आपके नेटवर्क्स और अच्छे बनेंगे, टूरिस्ट आना शुरू होंगे, आपकी फ्लाइट्स बढ़ जाएंगी, तो ऑलरेडी आपको ऐसे लगेगा जैसे बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलने लग गई हैं। तो ये जो मिथ है कि इदारों में से लोग निकाल दिए तो एक अजाब आ गया, इसको ब्रेक करने की जरूरत है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। मुज़म्मिल साहब, नहीं, ठीक बात है, इदारों में फालतू मुलाजमीन नहीं रखने चाहिए, और अगर माजी में ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। लेकिन जहाँ पर माजी की हुकूमतों ने PIA को छोड़ा और कहाँ पर ये ले आए, ये भी तो सवाल है ना। पहले रूट्स तो बंद नहीं थे, अब तो हमने रूट्स बंद कर दिए हैं, अब तो हमें वो सेफ्टी, हम प्रोटोकॉल्स पे भी पूरे नहीं उतरते हैं। थोड़ा गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए, सिर्फ ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए कि जी पिछलों ने मरवा दिया लिहाजा इनको कत्लेआम की पूरी इजाज़त है। इनका भी परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए कि ये PIA को इनको कहाँ मिली थी। अगर इनको 2 दर्जे पे मिली थी और ये उसको -2 पर ले आए हैं तो उस पर भी बात हो जानी चाहिए। पिछलों ने तो बहुत बुरा किया, चोर थे, अपने नसीब को पहुँच गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा पे उन पर अल्लाह का अदाब इस वक्त आ रहा है और वो अल्लाह का अदाब भुगत रहे हैं। लेकिन मौजूदों को भी ये ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह का अदाब को यकतरफा थोड़ी है, सब पर ही नाजिल हो जाना है, तो इन्हें भी अपना ख्याल करना चाहिए। पर इन्होंने कहा जहाँ पर एयर, पर प्लेन और पर मुलाजम
आप रूट्स बंद करते जाएं, मुझे सब पॉइंट आ गया, वक्त तो सिर्फ मेरे पास हो जाएगी, लास्ट मिनट बचा है। मैं जरा जनरल साहब का तज्जिया ले लूं, उस पर आपका पॉइंट बहरहाल आ गया। जनरल साहब देखिए, जितने भी अदारे बिजनेस जिनमें है, वो बिजनेस के अदारे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है जिसकी वजह से वो चलते हैं। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उनको कौन पाल सकते हैं, तो हुकूमत जो पैसा देते जा रही है। वरना अगर ये किसी के अपने प्राइवेट अदारे हों तो वो तो सवाल पैदा नहीं होता कि एक आदमी भी फालतू रखे, वो तो एक आदमी से 2-2, 3-3 का काम निकलवाते हैं। तो ये एक अलमिया था कि यहाँ पे स्टील मिल भी, PIA भी, रेल, ये जो हुकूमत आई उसने धड़ाधड़ भर्ती किए। पीपल्स पार्टी ने अपने वक्त में 12,000 के करीब लोग वो भर्ती कर दिए, उसमें डाले PIA में, जो कभी पहले 20 साल पहले निकाले हुए थे। उनको पिछला सारे वक्त सारा लेके भी दिया उनको, उसका जो जितने भी उसके बनते थे अखराजात वगैरह। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहरहाल एक अच्छा स्टेप है और मैं समझता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहले है यह कि ओवर स्टाफिंग वो खत्म की जाए और अदारे को प्रॉफिटेबल बनाने के फिर मार्केटिंग वगैरह की तरफ आ पाए। सही, तो मुख्तसर ये कि हुकूमती जानिब से एक अच्छा स्टेप लिया गया है, एंड वी जस्ट होप कि हुकूमत इसको करने में मुकम्मल कामयाब भी हो। लेकिन जैसे कि मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि ये सब कुछ तो चलता रहेगा, मामलात भी देखने होंगे। ज़रा हुकूमत का खुद भी परफॉर्मेंस ऑडिट हो जाना चाहिए कि 2.5 साल में PIA की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।